कैसा जमाना आ गया है कि कंवारी बेटियां हामला हो गईं। तौबा तौबा। चंदनपुर गांव में राम सिंह अपनी बूढ़ी बीवी गंगा देवी और 5 बेटियों के साथ रहता था। लोग राम सिंह को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो ज्यादा अमीर आदमी नहीं था, मगर मेहनती जरूर था। सुबह सवेरे खेतों में चला जाता और शाम ढले वापस घर आता। गंगा देवी ने भी सारी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी थी। गांव की औरतें अक्सर अपनी बेटियों को मिसाल देती थीं कि अगर इज्जतदार बनना है तो गंगा देवी की बेटियों जैसा किरदार रखो। राम सिंह की 5 बेटियां जवान हो चुकी थी। सबसे बड़ी कावेरी थी, फिर पूजा, मीरा, रानी और सबसे छोटी गुड़िया। 5 बहनें ज्यादातर घर ही में रहती थीं। कभी माँ के साथ चूल्हा संभालती, कभी आंगन में कपड़े सुखाती और कभी एक दूसरे के साथ हंसती खेलती रहती। मगर पिछले कुछ दिनों से राम सिंह के घर का माहौल बदलने लगा था। सबसे बड़ी बेटी कावेरी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। उसे सुबह उठते ही मतली महसूस होती। कभी अचानक दौड़कर बाहर जाती और उल्टी करने लगती, कभी सारा दिन चारपाई पर बैठी रहती। शुरू में सबने यही समझा कि शायद गर्मी या कमजोरी की वजह होगी, मगर दिन गुजरते गए और उसकी हालत बेहतर होने के बजाय अजीब होती चली गई। उस सुबह भी सूरज निकलने से पहले गंगा देवी की आंख खुल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आंगन में आई तो देखा कि कावेरी दीवार के सहारे बैठी थी। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। फिर तबीयत खराब है? गंगा देवी ने परेशानी से पूछा। कावेरी ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, पता नहीं क्यों हर वक्त जी मितलाता रहता है। इतना कहकर वो दोबारा उल्टी करने लगी। गंगा देवी चंद लम्हे खामोश खड़ी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। पिछले कई दिनों से एक ही बात उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी, मगर वो खुद भी उस सोच को जुबान देने से डर रही थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, ऐसा कुछ ना हो जो मैं सोच रही हूँ। उसी दौरान राम सिंह भी बाहर आ गया। उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो फौरन करीब आ बैठा। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई? उसने फिक्र भरे लहजे में पूछा। गंगा देवी ने नजरें चुराकर जवाब दिया, मैं कहती हूँ गांव की दाई को बुला लेते हैं। इतने दिन हो गए हैं लेकिन आराम नहीं आया। राम सिंह ने फौरन हाँ कर दी। चंद ही देर में गांव की बूढ़ी दाई उनके घर आ पहुंची। उसने कावेरी को गौर से देखा, कुछ सवाल किए और फिर खामोश हो गई। गंगा देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने बेचैनी से पूछा। दाई ने पहले इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से गंगा देवी को एक तरफ ले गई। बात कुछ ठीक नहीं लग रही, दाई ने धीमी आवाज में कहा। साफ साफ बोल। गंगा देवी की आवाज कांप गई। दाई उसके कान के करीब होकर बोली, मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी के पेट में बच्चा है। ये सुनते ही गंगा देवी के कदम जैसे जमीन में जम गए। चंद लम्हों तक वो दाई का चेहरा देखती रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या कह रही है तू? उसके मुंह से बमुश्किल निकला। दाई ने संजीदगी से कहा, मैंने उम्र गुजारी है ये सब देखते देखते। निशानियां अच्छी नहीं है। गंगा देवी के माथे पर पसीना आ गया। उसकी नजरें फौरन आंगन में बैठी अपनी बेटी पर जा टिकी, जो मासूमियत से अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी, जैसे उसे खुद कुछ समझ न आ रहा हो। गंगा देवी का दिल डूबने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अभी तो तूफान की सिर्फ शुरुआत हुई है। गंगा देवी अभी तक सदमे में खड़ी थी। दाई अपनी बात कहकर जा चुकी थी, मगर उसके अल्फाज जैसे पूरे घर की दीवारों में गूंज रहे थे। तुम्हारी बेटी के पेट में बच्चा है। राम सिंह ने जब अपनी बीवी के चेहरे की हालत देखी तो फौरन समझ गया कि बात मामूली नहीं। वो तेजी से उसके करीब आया। क्या कहा है दाई ने? उसने परेशानी से पूछा। गंगा देवी ने फौरन जवाब न दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। कुछ लम्हों बाद उसने कांपती आवाज में कहा, वो कह रही थी कि शायद कावेरी हामिला है। ये सुनते ही राम सिंह जैसे पत्थर का हो गया। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा अपनी बीवी को देखता रहा, फिर गुस्से और बेयकीनी से बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। गंगा देवी ने जल्दी से कहा, मैं भी यही चाहती हूं कि दाई गलत हो, मगर उसकी बातों ने मेरा दिल हिला दिया है। राम सिंह ने फौरन आंगन में बैठी कावेरी की तरफ देखा। वो अभी भी कमजोर सी चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर अब राम सिंह के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। वो उसके करीब जाकर बैठ गया। कावेरी, सच सच बता, तुझे क्या तकलीफ है? कावेरी ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं बाबा, बस हर वक्त मतली होती रहती है। खाना देखकर भी दिल खराब होने लगता है।
राम सिंह ने कुछ लम्हे खामोश रहकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, और कोई बात, कोई ऐसी बात जो हमें मालूम होनी चाहिए? कावेरी हैरानी से अपने बाप को देखने लगी। कौन सी बात बाबा? राम सिंह ने नजरें चुरा ली। वो अपनी जुबान से वो सवाल पूछ ही नहीं पा रहा था जो उसके दिल में उठ रहा था, लेकिन बात अब घर की दीवारों से निकलकर गांव में फैलना शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते चंदनपुर के कई घरों में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, राम सिंह की बेटी के बारे में सुना? इतनी शरीफ बनती थी सब, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता गंगा देवी के कानों तक भी पहुंचने लगी। वो हर आवाज पर चौंक जाती, कभी अपनी बेटियों को देखती, कभी आसमान की तरफ। रात को जब सब सो गए तो वो काफी देर तक जागती रही। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर दाई सच कह रही है तो ये सब हुआ कैसे? अगली सुबह कावेरी की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उसने कुछ खाया तो फौरन उल्टी हो गई। पूजा और मीरा उसे संभालने लगी। पूजा परेशान होकर बोली, अम्मा, दीदी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मगर गंगा देवी ने फौरन इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, पागल हो गई है, अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा? उसी वक्त अचानक कावेरी को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। सब घबराकर उसके पास दौड़े। राम सिंह ने फौरन उसे उठाया। उस लम्हे पहली बार उसे अपनी बेटी वाकई बीमार महसूस हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा बेहद कमजोर लग रहा था। उसी रात दूसरी बेटी पूजा भी अचानक नींद से उठी और दौड़कर बाहर जाकर उल्टी करने लगी। पूजा के अचानक उल्टी करने की आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग उठा। गंगा देवी घबराकर बाहर भागी तो देखा पूजा दोनों हाथों से दीवार पकड़े खड़ी थी और उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। पूजा, क्या हुआ तुझे? गंगा देवी ने उसे सहारा देते हुए पूछा। पूजा ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा, पता नहीं, अचानक दिल खराब होने लगा। राम सिंह भी बाहर आ गया। उसने पहले पूजा को देखा, फिर अंदर चारपाई पर पड़ी कावेरी को। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा। गंगा देवी ने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, राम सिंह, ये सब ठीक नहीं लग रहा। राम सिंह ने फौरन गुस्से से कहा, बस कर, एक बात बार बार मत सोच। मगर हकीकत ये थी कि अब वो खुद भी अंदर से हिलने लगा था। अगले चंद दिनों में घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले जहां पांचों बहनों की हंसी आंगन में गूंजती रहती थी, अब वहां खामोशी छाई रहती। कावेरी पहले से ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, जबकि पूजा को भी हर सुबह मतली शुरू हो जाती। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि दोनों के पेट आहिस्ता आहिस्ता उभरते महसूस होने लगे थे। गंगा देवी जब भी उन्हें देखती, उसके दिल में खौफ बैठ जाता। कई बार वो रात को उठकर सोती हुई बेटियों के चेहरे देखती रहती और खामोशी से रोने लगती। एक दिन उसने हिम्मत करके पूजा से पूछ ही लिया, सच सच बता, कहीं तुम दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? पूजा हैरान रह गई। अम्मा, आप भी ऐसी बात कर रही हो? हमने कुछ नहीं किया। फिर ये सब क्या है? गंगा देवी की आवाज़ टूट गई। पूजा रोने लगी। हमें खुद नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बातें दरवाजे के पीछे खड़ी मीरा भी सुन रही थी। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर गांव में अफवाहें अब पहले से ज्यादा फैल चुकी थीं। कुएं पर पानी भरने वाली औरतें सरगोशियां करतीं। एक बेटी होती तो फिर भी बात समझ आती, यहाँ तो दूसरी भी वैसी हो रही है। कोई ना कोई राज जरूर है इस घर में। कुछ मर्द बैठक में राम सिंह का नाम लेकर तंज करने लगे थे। बड़ा इज्जतदार बनता फिरता था, अपने घर की खबर ही नहीं। राम सिंह अब गांव में कम ही निकलता। अगर कभी निकलता भी तो उसे लगता हर शख्स उसी को देख रहा है। कई बार वो आधी रात तक घर के बाहर बैठा रहता, जैसे किसी बहुत बड़े खौफ में मुब्तला हो। एक शाम वो खेतों से वापस आया तो देखा गंगा देवी आंगन में रो रही है। अब क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। गंगा देवी ने कांपते हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया। मीरा को भी सुबह से उल्टियां हो रही हैं। राम सिंह के कदम जैसे वहीं रुक गए। क्या? वो फौरन अंदर गया। मीरा चारपाई पर लेटी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी कमजोरी थी। बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। राम सिंह चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। अब 3 बेटियां, तीनों की एक जैसी हालत। अब ये बात सिर्फ शक नहीं रही थी, पूरा गांव यकीन करने लगा था कि राम सिंह के घर में कोई बड़ा राज छुपा है। उसी रात घर के बाहर किसी ने जोर से आवाज लगाई, राम सिंह, बाहर निकल। राम सिंह बाहर आया तो गांव के चंद आदमी खड़े थे। उनके साथ पंचायत का एक कारिंदा भी था। उसने सख्त लहजे में कहा, चौधरी धर्मपाल ने कल सुबह तुम्हें पंचायत में बुलाया है।
गंगा देवी ये सुनकर वहीं बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, कारिंदा बोला। पूरा गांव बातें कर रहा है, अब फैसला पंचायत ही करेगी। वो लोग चले गए मगर घर के अंदर जैसे कयामत आ गई। पूजा रोते हुए बोली, बाबा हमने कुछ नहीं किया, आप यकीन करो। कावेरी भी कमजोर आवाज में बोली, हमें खुद समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। राम सिंह ने पहली बार अपनी तीनों बेटियों को गौर से देखा। तीनों खौफजदा थीं, रो रही थीं, मगर उनकी आंखों में झूठ नजर नहीं आ रहा था। उस रात राम सिंह बिल्कुल न सो सका। सुबह जब वो पंचायत में पहुंचा तो पूरा चंदनपुर वहां जमा था। बीच में चौधरी धर्मपाल अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसके दाएं बाएं गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। लोगों की नजरें राम सिंह पर थीं। कुछ औरतें आपस में सरगोशियां कर रही थीं। आज सच सामने आएगा। इतनी इज्जत थी इस खानदान की। चौधरी धर्मपाल ने सख्त आवाज में कहा, राम सिंह, पूरा गांव तुम्हारे घर की बातें कर रहा है। 3 जवान बेटियों की हालत एक जैसी है, आखिर सच क्या है? राम सिंह ने नजरें झुका लीं। चौधरी साहब, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में मजमे के पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, ये बीमारी नहीं, ये किसी बद्दुआ का असर है। लोग फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, मैंने ऐसा मामला पहले भी देखा है। एक ही घर की लड़कियों के पेट ऐसे ही बढ़े थे। बाद में पता चला उस खानदान पर साया था। ये सुनते ही मजमे में खौफ और सरगोशियां फैल गईं, मगर चौधरी धर्मपाल खामोश बैठा सब सुन रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बात अब पंचायत से आगे जा चुकी है। कल शहर से डॉक्टर बुलाया जाएगा। अब फैसला अंदाजों से नहीं, हकीकत से होगा। पंचायत खत्म होने के बाद भी चंदनपुर में उसी बात का चर्चा रहा। लोग घरों को वापस तो चले गए थे, मगर हर दरवाजे के पीछे सिर्फ राम सिंह के खानदान की बात हो रही थी। अगर बीमारी है तो 3 लड़कियों को एक साथ कैसे हो सकती है? और अगर बीमारी नहीं तो फिर? रात होते होते पूरा गांव अजीब बेचैनी में डूब गया। उधर राम सिंह अपने घर लौटा तो उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। आंगन में दाखिल होते ही उसने देखा गंगा देवी दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ पंचायत में? उसने फौरन पूछा। राम सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कल शहर से डॉक्टर आएगा, अब वही सच बताएगा। ये सुनते ही अंदर बैठी तीनों बहनों के चेहरों पर खौफ फैल गया। कावेरी ने धीरे से पूछा, बाबा, अगर डॉक्टर ने भी वही कहा जो सब कह रहे हैं तो? राम सिंह ने फौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी थी। मैं अब कुछ नहीं जानता, वो आहिस्ता से बोला। बस इतना जानता हूं कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। उस रात घर में किसी ने सुकून से खाना नहीं खाया। गुड़िया और रानी, जो अभी निस्बतन छोटी थीं, एक कोने में सहम कर बैठी थी। उन्हें पूरी बात समझ तो नहीं आ रही थी, मगर घर का बदलता माहौल उनके दिलों में भी खौफ भर रहा था। अचानक रात के बीच मीरा को शदीद दर्द उठा। उसकी चीख सुनकर सब घबरा गए। अम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो रोते हुए बोली। गंगा देवी फौरन उसके पास बैठी और उसका सर सहलाने लगी, मगर चंद ही लम्हों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा का पेट पहले से ज्यादा फूला हुआ महसूस हो रहा था। गंगा देवी के हाथ कांपने लगे। हे राम, आखिर ये हो क्या रहा है? उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। राम सिंह बाहर निकला तो सामने गांव के 2 नौजवान खड़े थे। राम सिंह चचा, एक ने झिझकते हुए कहा, गांव में बातें बहुत बढ़ गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के पास बच्चों को आने न दिया जाए। क्या मतलब? राम सिंह की आवाज सख्त हो गई। दूसरे ने नजरें झुकाकर कहा, लोग डर रहे हैं। कोई कहता है ये बीमारी फैलने वाली है, कोई कहता है साया है। राम सिंह ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर आकर वो काफी देर खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक उसने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा। मेरी बेटियों को तमाशा बना दिया है सबने। गंगा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग तो बातें करेंगे राम सिंह, मगर मुझे डर उस बात का है कि अगर वाकई कुछ बहुत बड़ा हुआ तो? सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि शहर से डॉक्टर आने वाला है। लोग पंचायत के बाहर जमा होना शुरू हो गए। कई औरतें सिर्फ इसलिए आई थीं ताकि अपनी आंखों से राम सिंह की बेटियों को देख सकें। दोपहर के करीब एक जीप गांव में दाखिल हुई। उसमें एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर और उसके साथ 2 मुआविन मौजूद थे। चौधरी धर्मपाल खुद उन्हें लेकर राम सिंह के घर पहुंचा। गांव वाले थोड़े फासले पर खड़े सब देख रहे थे। डॉक्टर ने घर के अंदर जाकर पहले कावेरी का मुआयना किया, फिर पूजा और मीरा को देखा। वो काफी देर खामोशी से सवाल करता रहा।
कब से तबीयत खराब है? खाने में क्या खाती हैं? कभी शहर से बाहर गई हूँ? तीनों बहनें डरी हुई आवाज में जवाब देती रहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंगा देवी से पूछा, क्या ये सब एक ही कुएं का पानी पीती हैं? हाँ, गंगा देवी ने फौरन जवाब दिया, पूरा घर वही पानी पीता है। डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ मायनेखेज नजर से देखा। ये पहली बार था जब किसी ने हमल के बजाय किसी और चीज पर बात की थी। राम सिंह फौरन आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए, क्या ये? डॉक्टर ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रोक दी। अभी कुछ कहना जल्दी होगी, हमें रिपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो चहमगोइयां और बढ़ गईं। रिपोर्ट्स? इतनी बड़ी बात है क्या? जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। शाम तक डॉक्टर ने फैसला किया कि तीनों लड़कियों को शहर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर गंगा देवी घबरा गईं। हमारी बेटियां शहर जाएंगी? लोग क्या कहेंगे? मगर चौधरी धर्मपाल पहली बार नर्म लहजे में बोला, लोग तो वैसे भी बोल रहे हैं गंगा देवी, अब जरूरी है कि सच सबके सामने आए। इसी दौरान अचानक एक अजीब बात हुई। छोटी बेटी रानी, जो अब तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक अपना पेट पकड़कर बैठ गई। अम्मा, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। गंगा देवी पीछे हट गई। राम सिंह की आंखें फैल गईं और डॉक्टर पहली बार वाकई संजीदा हो गया। उसने फौरन रानी की नब्ज चेक की, फिर आहिस्ता से कहा, ये मामला शायद हम सब की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। डॉक्टर की बात सुनकर घर में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। हम सब की सोच से ज्यादा पेचीदा, ये अल्फाज जैसे सबके जहन में अटक गए थे। रानी अभी भी अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी। गंगा देवी फौरन उसके पास गई। क्या हो रहा है तुम लोगों को? वो रोते हुए बोली। एक एक करके सब बीमार क्यों हो रही हो? डॉक्टर ने संजीदगी से रानी का मुआयना किया, फिर खामोशी से खड़ा हो गया। चौधरी धर्मपाल ने फौरन पूछा, डॉक्टर साहब, आखिर मामला क्या लग रहा है? डॉक्टर ने सीधा जवाब देने के बजाय घर के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसकी नजर आंगन के कोने में रखे मिट्टी के बड़े घड़ों पर जाकर रुकी। ये पानी कहाँ से आता है? राम सिंह ने फौरन जवाब दिया, गांव के कुएं से। डॉक्टर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, और खाना? सब एक ही खाना खाते हैं? हाँ, गंगा देवी ने कहा, घर में जो बनता है सब वही खाते हैं। डॉक्टर ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। इसी दौरान उसके मुआविन ने एक थैली उठाई जो आंगन के कोने में रखी थी। सर, ये क्या है? गंगा देवी ने जवाब दिया, ये खास जड़ी बूटियों का सफूफ है। किस लिए? डॉक्टर ने फौरन पूछा। गंगा देवी ने जरा झिझकते हुए कहा, पिछले चंद महीनों से लड़कियों को कमजोरी रहती थी। गांव के एक हकीम ने कहा था कि ये सफूफ दूध में मिलाकर पिलाया करो, जिस्म मजबूत होगा और चेहरे पर रौनक आएगी। डॉक्टर ने फौरन थैली अपने हाथ में ले ली। कौन सा हकीम? बंसीलाल, राम सिंह बोला। पुराना हकीम है, पूरे इलाके में लोग उसके पास जाते हैं। डॉक्टर ने थैली खोली, सफूफ को गौर से देखा और फिर अपने मुआविन को इशारा किया, इसका नमूना अलग रखो। अब पहली बार चौधरी धर्मपाल के चेहरे पर भी संजीदगी आ गई थी। तुम्हें इस सफूफ पर शक है? डॉक्टर ने सीधा जवाब न दिया। जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता, मगर एक बात साफ है। वो रुका, फिर बोला, ये सिर्फ हमल का मामला नहीं लग रहा। ये सुनते ही गंगा देवी की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक पैदा हुई। यानी हमारी बेटियां बेगुनाह हैं? डॉक्टर ने नरमी से कहा, मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुकम्मल हकीकत कुछ और भी हो सकती है। ये खबर चंद ही घंटों में पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों की बातों का रुख बदलने लगा था। कहीं वाकई बीमारी हुई तो? मगर फिर पेट क्यों बढ़ रहे हैं? और सिर्फ इन्हीं लड़कियों को क्यों? रात को राम सिंह के घर में काफ़ी अरसे बाद पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस हुई, मगर खौफ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। कावेरी ने धीमी आवाज़ में पूछा, बाबा, अगर हम वाकई बीमार हैं तो हम ठीक हो जाएंगी ना? राम सिंह उस सवाल का जवाब न दे सका। वो सिर्फ अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता रहा। अगली सुबह डॉक्टर लड़कियों को शहर ले गया। गांव के कई लोग दूर खड़े ये मंजर देखते रहे। कुछ अब भी शक की नज़रों से देख रहे थे, जबकि कुछ के चेहरों पर अफसोस था। 2 दिन गुजर गए। ये 2 दिन राम सिंह और गंगा देवी के लिए 2 साल जैसे थे। न किसी ने ठीक से खाना खाया, न नींद आई। तीसरे दिन दोपहर के वक्त चौधरी धर्मपाल खुद जीप लेकर उनके घर पहुंचा। उसके साथ डॉक्टर भी था। गंगा देवी फौरन दौड़कर बाहर आई। डॉक्टर साहब, सच बताओ, मेरी बेटियों को क्या हुआ है? डॉक्टर ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारी बेटियां हामिला नहीं हैं। ये सुनते ही गंगा देवी की टांगों में जैसे जान न रही। वो वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। राम सिंह की आंखें भर आईं। तो फिर ये सब क्या था?
डॉक्टर ने रिपोर्ट्स हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारी बेटियों के जिस्म में हार्मोन्स बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। उनके पेट में सूजन और गिल्टियां बन रही थी। इसी वजह से पेट बढ़ रहा था, मतली हो रही थी और अलामात हमिल जैसी लग रही थी। चौधरी धर्मपाल ने हैरानी से पूछा, मगर ऐसा एक साथ कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने वही सफूफ वाली थैली सामने रख दी, क्योंकि मसला इसमें था। सब हैरत से उसे देखने लगे। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इस सफूफ में ऐसी जड़ी बूटियां मिली हुई थीं जो औरतों के हार्मोन्स पर खतरनाक असर डालती हैं। मुसलसल कई महीनों तक इसे दूध में मिलाकर पिलाया गया, जिससे उनके जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां शुरू हो गईं। राम सिंह हैरान रह गया, मगर सिर्फ मेरी बेटियों पर ही असर क्यों हुआ? क्योंकि ये सफूफ सिर्फ उन्हें पिलाया जा रहा था, बाकी गांव वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा था। गंगा देवी ने फौरन दोनों हाथ सर पर रख लिए। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो अपनी बेटियों की सेहत बेहतर करना चाहती थी। डॉक्टर ने नरमी से कहा, तुम्हारी गलती लाइल्मी थी। असल कसूर उस शख्स का है जिसने बिना समझे ये सफूफ दिया। चौधरी धर्मपाल का चेहरा सख्त हो गया। बंसीलाल को फौरन पंचायत में बुलाया जाएगा। मगर उसी लम्हे डॉक्टर ने एक और बात कही जिसने सबको दोबारा खामोश कर दिया। लेकिन एक मसला अभी बाकी है। राम सिंह चौंक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बंद करते हुए कहा, अगर इलाज फौरन शुरू न किया गया तो इनमें से एक बेटी की हालत बहुत खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर की आखिरी बात सुनकर गंगा देवी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कौन सी बेटी? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स नीचे रखते हुए कहा, सबसे बड़ी कावेरी। उसके जिस्म पर इस सफूफ का असर सबसे ज्यादा हुआ है। अगर इलाज में देर हुई तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। राम सिंह का चेहरा उड़ गया। चंद लम्हे पहले तक जो आदमी अपनी बेटियों के बेगुनाह साबित होने पर सुकून महसूस कर रहा था, अब दोबारा खौफ में डूब चुका था। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आवाज़ भर आई। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, अभी वक्त हाथ से नहीं निकला। इलाज शुरू करना होगा और कुछ महीने मुकम्मल एहतियात करनी पड़ेगी। उसी वक्त चौधरी धर्मपाल ने सख्त लहजे में कहा, और बंसीलाल, उसने बिना इल्म के ऐसी खतरनाक चीज़ गांव की लड़कियों को दी? डॉक्टर ने संजीदगी से जवाब दिया, लाइल्मी भी कभी कभी जुर्म बन जाती है। उसी शाम पंचायत दोबारा बुलाई गई। पूरा चंदनपुर पहले से ज्यादा तादाद में वहां मौजूद था, मगर आज माहौल पहले जैसा नहीं था। जिन जबानों पर पहले इल्जाम थे, आज वहां खामोशी थी। बंसीलाल को भी पंचायत में ला खड़ा किया गया। बूढ़ा हकीम खौफजदा खड़ा था। चौधरी ने गुस्से से कहा, तुमने कौन सा सफूफ दिया था इन लड़कियों को? बंसीलाल कांपती आवाज में बोला, मैंने तो सिर्फ ताकत की जड़ी बूटियां दी थीं। मुझे नहीं मालूम था कि इतना नुकसान हो जाएगा। नहीं मालूम था? चौधरी की आवाज बुलंद हो गई। पूरे गांव में इज्जतदार खानदान की बेटियों पर इल्जाम लग गए। लोग उन्हें बदकिरदार कहते रहे। मजमे में खड़े कई लोगों ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। वही औरतें जो कुएं पर बातें करती थीं, आज खामोश खड़ी थीं। राम सिंह भी पंचायत में मौजूद था। चंद दिन पहले तक वो खुद शक और खौफ में डूबा हुआ था, मगर आज उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटियों के लिए दर्द था। चौधरी धर्मपाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और मजमे की तरफ देखकर बोला, आज ये बात पूरा चंदनपुर सुन ले। किसी की इज्जत पर शक करना बहुत आसान है, मगर जब सच सामने आता है तो इंसान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। राम सिंह की बेटियां बेगुनाह हैं। उन पर लगने वाला हर इल्ज़ाम झूठा था। ये सुनते ही गंगा देवी रोने लगी। उसने पहली बार सुकून का सांस लिया। मजमे में अजीब खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद गांव की एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। वही औरत जो सबसे पहले बद्दुआओं और साए की बातें कर रही थी। उसने धीरे से कहा, हमसे गलती हो गई राम सिंह। फिर आहिस्ता आहिस्ता कई लोग आगे आने लगे। किसी ने माफ़ी मांगी, किसी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उस दिन के बाद राम सिंह के घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। डॉक्टर के इलाज और दवाओं से कावेरी, पूजा, मीरा और रानी की हालत बेहतर होने लगी। कई हफ्तों तक वो शहर जाकर इलाज करवाती रहीं। उनके चेहरों पर वापस रंग आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उनके पेट की सूजन भी कम होने लगी। गंगा देवी हर रोज़ भगवान का शुक्र अदा करती। कई बार रात को वो अपनी बेटियों को सोता देखती और खामोशी से आंसू पोंछ लेती। मेरी बच्चियां कितनी तकलीफ से गुजरी, वो दिल ही दिल में सोचती। उधर चौधरी धर्मपाल ने भी इस वाक़ये को अपने लिए सबक बना लिया था। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि आइंदा किसी भी बीमारी या मसले पर बिना हकीकत जाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा।
महीने गुजरते गए। अब चंदनपुर में दोबारा वही रौनक लौटने लगी थी। लोग पहले की तरह राम सिंह के घर आने लगे, मगर इस बार उनके रवैये में पहले से ज्यादा इज्जत थी। एक शाम चौधरी धर्मपाल खुद राम सिंह के घर आया। राम सिंह फौरन एहतराम से खड़ा हो गया। चौधरी साहब, आपने हमारी बहुत मदद की। चौधरी ने नरमी से कहा, नहीं राम सिंह, तुम्हारी बेटियों ने ये साबित किया है कि सच देर से सही मगर सामने जरूर आता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अब वक्त है कि इन बेटियों की खुशियां वापस लौटाई जाएं। गंगा देवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। चौधरी ने बताया कि उसने अपने जानने वाले अच्छे और इज्जतदार खानदानों में बात की है। लोगों को जब पूरी हकीकत मालूम हुई तो कई घरों ने खुद रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की। ये सुनकर राम सिंह की आंखें भर आईं। कुछ ही महीनों बाद चंदनपुर में एक साथ कई खुशियों ने जन्म लिया। कावेरी, पूजा, मीरा और रानी की शादियां बड़े एहतराम और इज्जत के साथ तय हुई। चौधरी धर्मपाल ने हर रुखसती अपनी निगरानी में करवाई। पूरा गांव इन रुखसतियों में शरीक हुआ। वही लोग जो कभी बातें करते थे आज दुआएं दे रहे थे। गंगा देवी ने जब अपनी बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राम सिंह हर रुखसती पर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर सिर्फ एक ही बात कहता, बेटी, सच्चाई इंसान को देर से ही सही मगर इज्जत जरूर दिलाती है। चंदनपुर के लोग इस वाक़ये को बरसों तक याद रखते रहे, क्योंकि उस दिन पूरे गांव ने सीख लिया था कि इल्जाम लगाने से पहले सच जान लेना जरूरी होता है।